नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। आपके साथ में कुणाल गोस्वामी। वक्त तो चला है 10 बजे और रुक कर रहे कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनका आज प्रयागराज का महत्वपूर्ण दौरा है। तो बड़ी खबर, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। महाकुंभ 2025 का आज औपचारिक समापन होने जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल 7 घंटे प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी स्वास्थ्य, सफाई और सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित करते नजर आएंगे, उनसे संवाद करेंगे। तो महाकुंभ में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए भिन्न भिन्न विधाओं के लोगों को आज सम्मानित किया जाएगा। तो बड़ी खबर सीधे प्रयागराज महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। ठीक 11 से 11:30 के आसपास वो लखनऊ से प्रयागराज का रुख करेंगे और उसके बाद एक कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 13 जनवरी मकर संक्रांति के दिन शुरू हुआ महाकुंभ का ये पूरा कार्यक्रम ठीक 45 दिन चला और महाशिवरात्रि के दिन यानी बीते दिन समाप्त हुआ। आज औपचारिक समापन कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन 45 दिनों तक भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे तमाम कर्मचारियों और सेवकों से संवाद करेंगे। उसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, यातायात और मीडिया, ये अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को आज वो सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे, सुरक्षा, इसके अलावा स्वच्छता कर्मियों को आज वो सम्मानित करते नजर आएंगे। पुलिस कर्मियों से संवाद करेंगे, मीडिया सेंटर जाएंगे, मीडिया कर्मियों से संवाद करेंगे और मेला परिक्षेत्र का एक बार फिर से आखिरी दौरा करेंगे। तो आज सबकी निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयागराज दौरे पर। महत्वपूर्ण खबर, जहां पर 13 जनवरी से शुरू हुआ प्रयागराज अपने 5 महत्वपूर्ण शाही स्नान, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, पौष पूर्णिमा, महाशिवरात्रि से गुजरा। और आज का सीएम का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है वो आप देखिए। 11:30 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचेंगे। दोपहर 3:10 पर लेटे हनुमान मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:40 पर सेक्टर 6 मेला परिक्षेत्र में करीब 10 एकड़ में बने नेत्र कुंभ जाएंगे सीएम योगी। इसके बाद दोपहर 4:15 पर डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से सीएम योगी संवाद करेंगे। इसके अलावा दोपहर 5:05 पर किला चौराहा में गंगा पंडाल में पुलिस जवानों के साथ संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद 6:05 पर संकल्प सभागार में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से सीधा संवाद करेंगे सीएम योगी। महत्वपूर्ण, जहां पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे और उनके दौरे को लेकर पूरा कार्यक्रम, पूरा शेड्यूल सामने आया है। कुल 45 दिन का ये पूरा महाकुंभ जो दिव्य रहा, भव्य रहा, डिजिटल रहा और इस आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। अनुज हनुमंत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ। अनुज, आज औपचारिक समापन होने जा रहा है महाकुंभ का, जो दिव्य रहा, भव्य रहा, डिजिटल रहा। आप पहले दिन मकर संक्रांति से शुरू हुए और पूरे इस महाकुंभ को कवर करते हुए नजर आए, लेकिन अब वक्त उन लोगों को सम्मानित करने का जिन्होंने इस पूरे 45 दिन तक जिम्मेदारी संभाली सफल आयोजन की। लिहाजा सीएम योगी आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। मीडिया कर्मियों से संवाद करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद करेंगे, स्वच्छता कर्मियों से संवाद करेंगे, पुलिस प्रशासनिक कर्मियों से संवाद करेंगे और मेला परिक्षेत्र का आखिरी दौरा भी करते नजर आएंगे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये प्रयागराज महाकुंभ के औपचारिक समापन का दौरा है और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जब जब प्रयागराज में कोई भी अमृत स्नान हुआ
या कोई भी मुसीबत आई, कोई भी समस्या आई, वो लगातार दौरे करते रहे। और इसके बाद ये स्थिति है इस समय की सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है लगभग 11:25 पे वो प्रयागराज पहुंचेंगे, जहां गंगा संकुल भ्रमण कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद सफाई एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान करेंगे। रानी दुर्गावती पंडाल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां वो सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करेंगे। आपको ये भी याद होगा कि पीएम मोदी ने भी तारीफ की थी पुलिस वालों की व्यवस्था की भी और सफाई कर्मचारियों की भी। इसके बाद वो नाविकों और परिवहन संचालकों संग संवाद करेंगे, यानी कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पल होगा। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमान मंदिर के दर्शन करते हुए नेत्र कुंभ मुख्यमंत्री जाएंगे। और इसके बाद सेक्टर 6 स्थित जो नेत्र कुंभ है, जहां पे पीएम मोदी के जाने की बात हो रही थी लेकिन वो नहीं गए थे, यहाँ पर वो जाएंगे। डिजिटल मीडिया सेंटर में मीडिया कर्मियों से संवाद भी होगा, जो कि 4 बजे से 4:30 बजे के बीच रखा गया है। इसके बाद कुणाल वो गंगा पंडाल में पुलिस जवानों से संवाद करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये पूरा कार्यक्रम है और शाम 7 बजे वो पुनः लखनऊ लौट जाएंगे। जी अनुज, क्योंकि लगातार भिन्न भिन्न विधाओं के जो तमाम कर्मी रहे उनसे वो सीधा संवाद करेंगे, क्या किसी तरह का संबोधन भी सामने आया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उन्होंने इस पूरे महाकुंभ को किस तरह से देखा, व्यवस्थाओं से कितना संतुष्ट नजर आए, और जो जिम्मेदारियां सरकार राज्य सरकार पर रही, जिस पर ना सिर्फ इस महाकुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी थी बल्कि एक बड़े वैश्विक आयोजन की जिम्मेदारी थी? जी बिल्कुल, संवाद कई जगह रखा गया है और इसी बीच ये माना जा रहा है कि प्रेस ब्रीफ भी हो सकता है, क्योंकि जब मीडिया कर्मियों से संवाद करेंगे शाम 4 बजे के करीब, तो ये बताया जा रहा है कि वहां पर वो संबोधन भी कर सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी है उसके अनुसार जो उनका अंतिम जो उनकी बैठक होगी या मेल मुलाकात होगी वो प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ होगी, जो कि संकल्प सभागार में बताई जा रही है। तो ये वो मौका होगा जब बहुत सारी ऐसी यादें भी होंगी जो मौनी अमावस्या जैसी भगदड़ की होंगी, बहुत सारी ऐसी यादें भी होंगी जहां पर क्राउड कंट्रोल किया गया बड़े पैमाने पर। और जब एक 24 घंटे पहले आप देख रहे थे, कल जब स्नान चल रहा था, डीजीपी का जब बयान आया तो उन्होंने कहा कि 65 करोड़ लोगों ने स्नान किया है और हमारे पुलिस के जवानों ने पूरी तत्परता के साथ इस आयोजन को आयोजित किया। तो ऐसे में पुलिस के जवानों से खास तौर पर संवाद करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा पल होता है जब आप पूरे क्राउड को कंट्रोल करते हैं, घर से दूर होते हैं। तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है और सीएम योगी आदित्यनाथ शायद इसीलिए आ रहे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जल्द पीएम मोदी भी आ सकते हैं या संवाद कर सकते हैं। इस पूरे जो स्वच्छता कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस है, तो कुल मिलाकर के अब आयोजन समाप्त हुआ है, तो अब वो कोशिश की जाएगी जिससे बूस्टअप हो सके आगे के लिए। जी, अब अनुज एक सवाल उन तमाम मीडिया कर्मियों के लिए जिन्होंने इस पूरे 45 दिन तक महाकुंभ को कवर किया। अब जब तमाम अखाड़े जा चुके हैं, तमाम श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट गए हैं, 76वां जिला जो तैयार किया गया, महाकुंभ एक पूरा शहर बसाया गया, अब उसे इस तरह से खंड खंड होते हुए देखना किस तरह के अनुभव सामने आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा शहर था जिसने विश्व को अपनी ओर खींचा। 1 महीने के लिए वहां पर सनातन महाकुंभ लगा, संत आए, देश भर के संत आए, विदेशों से भी संत आए, अखाड़े वहां पर रहे, अखाड़ों के साथ साथ नागा साधुओं को लोगों ने देखा। और इसके बाद अब जब ये पूरी औपचारिक रूप से समाप्ति हो रही है महाकुंभ की, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसा शहर जो कुछ दिनों के लिए बसा था, अब वो उजड़ेगा। उजड़ने के बाद यादें रह जाएंगी और यादों के सहारे अब प्रयागराज वासी जिएंगे। और जो और संत हैं वहां पर जो अमूमन रहते हैं, उन्हें काफी मलाल है इस बात का। और मीडिया की अगर बात करें तो मीडिया ने हर वो पल देखा है, चाहे पहले स्नान की पहली तारीख रही हो या महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान रहा हो, मीडिया कर्मियों ने जूझते हुए इस पूरे महाकुंभ को आयोजित होते देखा है। पास बनाए गए थे लेकिन घटनाओं के बाद काफी सफर करना पड़ा मीडिया कर्मियों को, गाड़ियां नहीं जाती थी, मीडिया कर्मियों को पैदल चलना पड़ता था। मैं व्यक्तिगत तौर पे बताऊंगा कि जेके न्यूज ने सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा की होगी पूरे महाकुंभ की, हर रोज 15-20 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो इस तरह की मुश्किलों का सामना किया है मीडिया कर्मियों ने। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रयागराज महाकुंभ ने वैश्विक स्तर पर एक बड़ी लकीर खींच दी है भारत के लिए। अगर आप आयोजन की बात करेंगे तो ये आयोजन उन्हीं मायनों में खास हो जाता है, क्योंकि भारत पहले सपेरों का देश कहा जाता था, अब भारत वैश्विक स्तर पर सनातन जो हिंदू धर्म है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा धर्म जो युद्ध की नहीं, बुद्ध और शांति की बात करता है। तो इस तरह से यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आपका अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बात करते हैं IAS अधिकारी ऋतु सुहास की, जिन्होंने एक बार फिर से उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
दरअसल ऋतु सुहास ने एक बार फिर ताज महोत्सव 2025 में अपनी कलात्मक प्रतिभा से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। ताजमहल के पूर्वी द्वार के पास शिल्पग्राम में 18 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक आयोजित इस वर्ष के महोत्सव की थीम धरोहर थी, जिसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाया गया। आईएएस ऋतु सुहास, जो सांस्कृतिक और सरकारी पहलों में अपनी गहरी भागीदारी के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया, जिससे व्यापक प्रशंसा भी उन्होंने अर्जित की है। अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परे ऋतु सुहास ने लगातार सरकारी योजनाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए भाजपा सांसद एसपी सिंह बघेल ने सार्वजनिक सेवा और कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए उन्हें सम्मानित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर शिवरात्रि पर झारखंड के हजारीबाग में बवाल की खबर सामने आई, जहां पर शिवरात्रि पर झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों में बवाल हो गया। इसी बीच भीड़ ने कई वाहनों में आग लगा दी। झड़प के दौरान करीब 20 लोग जख्मी भी बताए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर शिवरात्रि के महापर्व पर दो पक्षों के बीच झंडा लगाने को लेकर बवाल की तस्वीरें सामने आई। बवाल इतना बढ़ गया कि आगजनी की तस्वीर सामने आई और इसमें कहा जा रहा है भीड़ ने कई वाहनों को न सिर्फ आग लगा दी और इस दौरान 20 लोग जख्मी भी हो गए। तो बड़ी खबर सीधे झारखंड के हजारीबाग से, जहां पर शिवरात्रि के महापर्व पर झंडा लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच बवाल की स्थिति बन गई। कहा सुनी हाथापाई में तब्दील हुई और उसके बाद आगजनी में भीड़ ने आसपास खड़े कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और इस पूरी झड़प के दौरान करीब 20 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। मुनीश शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुनीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही शिवरात्रि के महापर्व पर हजारीबाग में झंडा लगाने को लेकर इस तरह की स्थिति बनी कि लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए और उन्होंने आसपास खड़े वाहनों में आग लगा दी और 20 लोग जख्मी हो गए? कुणाल, अगर झारखंड का हजारीबाग हम देखें तो लगातार यह क्षेत्र सेंसिटिव रहा है और पहले भी दर्शकों को हम लोगों ने बताया है कि किस तरह की वहां परिस्थितियां रही है। कल की जो परिस्थिति बनी, ये झंडा लगाने को और लाउड स्पीकर लगाने को हुआ। जब महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्त वहां लाउड स्पीकर लगा रहे थे, झंडा लगा रहे थे, तो विशेष समुदाय के लोगों ने उन्हें मना किया। दोनों के बीच बातचीत हुई। वो बातचीत कब गर्मा गर्मी में बदल गई और कब एक दूसरे पर लोग पत्थरबाजी करने लगे, यह पता नहीं चला। यह इचाक थाना क्षेत्र का मामला है। थाना प्रभारी वहां स्वयं मौजूद थे। वो भी जब दोनों ओर से पत्थरबाजी प्रारंभ हुई तो किसी तरह छुपकर अपना जान उन्होंने बचाया। हालांकि वहां निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। कोई भी 5 लोग वहां अभी एक साथ नहीं निकल सकते हैं। पुलिस तैनात है। प्रशासन ने वहां अपनी अहम भूमिका निभाई है। परंतु सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब संभावनाएं ऐसी हैं, हजारीबाग का क्षेत्र सेंसिटिव रहा, तो पुलिस पहले से इसके लिए मुस्तैद क्यों नहीं थी, तैयार क्यों नहीं थी? कुणाल, इतना ही नहीं बल्कि दोनों पक्षों से, अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी का बात करें तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है। संजय सेठ ने कहा है कि यहाँ जो घुसपैठी की मामला लगातार उन्होंने जिस समय चुनाव था कि जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उनके चलते ही इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री से बांग्लादेशियों को यथाशीघ्र यहां से खदेड़े। वहीं इरफान अंसारी बात करें, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उन्होंने भी पलटवार किया है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जो घटनाएं हुई वो तो अचानक हुई, परंतु अब यह राजनीतिक रूप लेता चला जा रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने भी इसमें संज्ञान लिया है। जी कुणाल, शुक्रिया आपका मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस वक्त साझा करने के लिए। आगे बढ़ के बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पर टिहरी जिले के प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक विक्रम सिंह नेगी ने जिला योजना की बैठक में न जाने का ऐलान किया।
उन्होंने कहा कि टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाले जिला संयोजना की बैठकों का बहिष्कार करेंगे। इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि सदन में पहाड़ के लिए और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना उत्तराखंड की असीमता पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को सरकार और पार्टी का संरक्षण है, जिससे वो विवादित बयान से उत्तराखंड के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। विक्रम सिंह नेगी प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उन्होंने 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। नहीं, अगर हमारे बड़े वरिष्ठ जो है विधायक हैं विक्रम सिंह नेगी जी प्रतापनगर से, कोई बात अगर रखी है उन्होंने, जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित रूप से आहत हैं, क्योंकि एक ऐसा वक्तव्य है जिसने संपूर्ण जो है इस समय उत्तराखंड के जनमानस को निश्चित रूप से एक चोट पहुंचाई है। और आज अगर वो बहिष्कार वाली बात कर रहे हैं तो ये बनता है। अगर उत्तराखंड के जनमानस के प्रति कांग्रेस पार्टी के विधायक समर्पण भाव वाली नीति अपनाए हुए हैं और जन भावनाओं के अनुरूप अपने को निश्चित रूप से इस समय पेश करने का काम कर रहे हैं, तो ये निश्चित है ऐसे मंत्री की प्रेजेंस में अगर विक्रम सिंह स्वयं उनको विक्रम सिंह जी को लग रहा होगा कि अगर मैं जो है वहां पे अगर शामिल होता हूं तो क्या क्या स्थितियां, क्या माहौल इन्होंने बना रखा है इस समय प्रदेश में। जो है इतना सीनियर मिनिस्टर जो है इस तरह से आहत करे जनमानस को, तो आप स्वयं में ये इस पे ये उनका रिएक्शन है और एक आक्रोश है। इसको आप आक्रोश के रूप में भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे सबकी बड़ी खबर की तरफ। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू के सुंदरबनी में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। बड़ी खबर, जहां पर सेना की गाड़ी पर गोलीबारी के बाद सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। कल सेना की गाड़ी पर संदिग्धों द्वारा हमले की खबर सामने आई थी और अब हमले में किसी प्रकार की कोई जानहानि तो नहीं, लेकिन हीरानगर क्षेत्र में बीती रात से सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी जारी है। बड़ी खबर, जहां पर जम्मू के सुंदरबनी में सर्च ऑपरेशन लगातार अब भी चल रहा है। जिस तरह से कल खबर आई शाम को कि सेना की गाड़ी पर संदिग्धों द्वारा हमले का प्रयास किया गया, उसके बाद से हीरानगर क्षेत्र में बीती रात लगातार सर्च ऑपरेशन चलता रहा, जो अब भी चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर से, जहां पर बीती शाम सेना की गाड़ी पर हमले की खबर सामने आई थी और उसके बाद सुंदरबनी के हीरानगर क्षेत्र में और सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। शिल्पा शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी ताजा अपडेट के साथ। शिल्पा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कल रात से लगातार ये खबर सुर्खियों में रही, जहां पर हीरानगर क्षेत्र में सेना के गाड़ी पर अचानक से संदिग्धों द्वारा हमला किया गया और अब भी लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, देखिए सुंदरबनी का ये फॉल इलाका है जहां पर बीते कल करीबन 1 बजे जो समय बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो संदिग्ध आतंकियों के द्वारा जो है वो फायरिंग की गई और उसके बाद उसी समय जो है वो सर्च ऑपरेशन भी जो है वो देखने को मिला और करीबन रात बजे तक ये जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा और अभी भी सुबह सवेरे से ही एसओजी की टीम वहां पर, एसओजी के जवान वहां पर मौजूद है जो कि पूरी तरीके से इलाके को खंगाल रही है। साथ ही साथ सीआरपीएफ पुलिस वहां पर जो है वो पूरी तरीके से तलाशी अभियान इस समय जो है वो लगाए हुए हैं और सर्च ऑपरेशन इस समय जारी है। उस इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप इलाका वो देखेंगे पूरी तरीके से वो जंगल का इलाका है और भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो संदिग्ध आतंकियों के द्वारा जो है फायरिंग की गई थी। देखिए, अगर कोई भी आतंकी उन जंगलों में छिपा हुआ है तो उसे ढूंढकर जो है वो न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिलहाल इस समय तलाशी अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यानी कि बिफोर नाइट की अगर हम बात करें, 1 डे बिफोर नाइट की बात करें तो जब अखनूर का बटल इलाका जहां पर सस्पिशियस मूवमेंट जो है वो देखी गई थी और उसके बाद सेना के द्वारा जो है वो फाइट भी किया गया था और उसी समय से सेना अलर्ट पर थी और काफी लंबे समय तक वो फायरिंग भी चली थी और उसके बाद सेना अलर्ट पर थी।
लेकिन उसके ही अगले दिन आप देखेंगे कि दोपहर को भारतीय सेना के वाहन पर जो है वो हमला किया गया संदिग्ध आतंकियों के द्वारा। हालांकि देखिए कोई भी इंजरी नहीं हुई है, इस प्रकार की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं है, लेकिन जो जंगल है उस जंगल को पूरी तरीके से इस समय खंगाला जा रहा है और सुबह सवेरे से ही ये ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन वहां पे जारी है। शुक्रिया आपका शिल्पा, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे बात करके जम्मू कश्मीर के आम बजट की, जहां पर 3 मार्च से जम्मू कश्मीर में बजट सत्र का आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले आज महत्वपूर्ण बैठक है, जहां पर जम्मू में भी सर्वदलीय बैठक की जाएगी। बजट सत्र 3 मार्च से शुरू होगा। हाल ही में ड्यूटी के तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण बजट के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल होंगे। 2 मार्च को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जा रही है। तो 3 मार्च से जम्मू कश्मीर यूटी के बजट सत्र का आगाज, और उससे पहले खबरें कि बजट सेशन को लेकर सरकार की तैयारियां लगभग पूरी हैं। 3 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। बजट बैठक में उसी को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक, सर्वदलीय बैठक, जिसमें सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस बजट सेशन को लेकर आम सहमति बनाते हुए नजर आएंगे। जबकि 2 मार्च को मौजूदा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के तहत विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। तो बड़ी खबर सीधे जम्मू कश्मीर यूटी के बजट सेशन से जुड़ी हुई। यूटी के तौर पर पहला यह बजट पूरे प्रदेश को दिया जाएगा। मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार पूरे जम्मू कश्मीर के चौमुखी विकास को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, कितनी कटिबद्ध है, इसी को लेकर तस्वीरें सामने आ जाएंगी कि किस तरह से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट का एलोकेशन, नए विकास, नए भविष्य की तस्वीर, और जो पिछले पाइपलाइन में पड़ी रुकी पड़ी योजनाएं हैं उनका दोबारा से आगाज। चलिए इसी बीच एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर, जहां पर तेलंगाना में रेस्क्यू ऑपरेशन की खबर सामने आई है। टनल में फंसे वर्कर्स के लिए अभियान लगातार जारी है। हादसे के बाद से 8 वर्कर्स फंसे हुए थे। तो बड़ी खबर इस वक्त सीधे तेलंगाना से, जहां पर तेलंगाना की टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन बदस्तूर अब भी जारी है। 22 जनवरी को टनल का हिस्सा धंस गया था और उसके बाद से 8 वर्कर्स फंसे हुए थे। अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत वर्कर्स को बाहर निकालने के लिए लगातार परिश्रम चल रहा है। 8 वर्कर्स अभी भी फंसे हुए हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।